गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ तक पहुँचे थे उसके आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखें। इस चित्र के माध्यम से कुछ चीज़ें बताने चल रहा हूँ मैं। पिछले वीडियो तक हमने आकाशगंगा, मंदाकिनी और निहारिका के बारे में जाना था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और आपको बताते हैं। आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि उसके आगे से ये बता रहे हैं तो ये और अच्छे समझ में आएगा। हालांकि ये वैसे भी समझ में आएगा आपको। तो हमने ये अभी आपको बताया था कि तारे कैसे बनते हैं। तारे जो बनने की प्रक्रिया है वो आकाशगंगाओं की शुरुआती पार्ट से शुरू होता है और वहीं से तारे बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे, एक मिनट, आप इसको देखें तो ये जो यहाँ सूर्य दिख रहा है, ये सूर्य जो है किसी आकाशगंगा का एक पार्ट है। जैसे मान लीजिए ये आकाशगंगा है, इसी का एक पार्ट है, सूर्य यहाँ पहुँचा हुआ है। अब ऐसे ही इसके यहाँ जो ये शुरुआती वाला पार्ट है, यहीं से तारे बनना शुरू हो जाते हैं। अब तारे बनकर यहाँ पहुँचते हैं। एक मिनट, यहाँ पर देखें आप। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि ये जो आकाशगंगा का ये शुरू वाला पार्ट है, जैसे ये आकाशगंगा है तो इसका ये जो शुरू वाला पार्ट है, इन इसी क्षेत्र से गैसें इकट्ठा होना शुरू होती हैं। हाइड्रोजन्स और हीलियम इकट्ठा होना शुरू होती हैं, और हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलने लगता है तो शुरू होती है एक अपक्रिया जिसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन की अपक्रिया। अब जब नाभिकीय संलयन की अपक्रिया शुरू होती है तो तारे बनना शुरू हो जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस जगह से हम ये कह सकते हैं कि इस जगह से, इधर से, ये किनारे वाले पार्ट से तारे बनना शुरू हो जाते हैं। और तारे जब बन के यहाँ अंदर तक पहुँचते हैं, दूसरी लाइन में, उसके बाद तीसरी लाइन में, उसके बाद लास्ट में यहाँ पहुँच के ख़त्म हो जाते हैं। तो जब यहाँ पहुँचते हैं तो तारों का लगभग आधा जीवन पूरा हो चुका होता है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि हब्बल साहब ने 1925 में ये बताया था। अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एडविन हब्बल। हब्बल साहब ने ये बताया था कि ये जो आकाशगंगा है, इसका जो व्यास है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। अब ये बात उठती है कैसे इन्होंने मापा होगा। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जब तारा बनता है, तो तारा जब बनता है तो शुरुआत बनने की यहाँ से हो रही है, तो आपको क्लियर पता चल रहा है। लेकिन जब बनेगा तो यहाँ पर आके ख़त्म भी तो होगा। जब तारा यहाँ ख़त्म होता है तो तारे में विस्फोट होता है। जब विस्फोट होता है तो उसे बोलते हैं महाविस्फोट या सुपरनोवा। जब विस्फोट होता है तो किरणें निकलती हैं, उसको बोलते हैं कास्मिक किरणें। और कास्मिक किरणें इतनी तेज़ी से प्रकाश की चाल से चलती हैं, और जब कहीं से, जैसे यहाँ से विस्फोट होकर कास्मिक किरणें निकली और यहाँ सूर्य तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, उसके बाद अगर इधर कहीं विस्फोट हुआ तो यहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, ये हमारी हब्बल दूरदर्शी बता देती है। या फिर उन्होंने जो उस समय सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी उसके माध्यम से पता चल जाता है। तो इनके चाल से प्लस इनके द्वारा तय की गई दूरी से ये अंदाज़ा लगाया गया कि हमारे सूर्य से कितनी दूरी से, कितनी स्पीड से आई हैं, कितने समय में आ गई हैं। उस हिसाब से ये पता लगा लेते हैं कि ये कितनी त्रिज्या में है। उसके बाद त्रिज्या का दूना व्यास होता है। एक तरीका ये है, कास्मिक किरणों से पता लग जाता है। दूसरा तरीका क्या है व्यास ज्ञात करने का? दूसरा तरीका ये है कि जैसे अब कोई तारा अगर बनता है, शुरुआत बनने की प्रक्रिया यहाँ से होती है, तो यहाँ से बनता है तो धीरे धीरे वो अंदर वाले पार्ट में प्रवेश करेगा, यहाँ आएगा, फिर इस पार्ट में प्रवेश करेगा, फिर इस वाले पार्ट में प्रवेश करके यहाँ आके ख़त्म हो जाएगा। अर्थात यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच रहा है सूर्य, और सूर्य एक तारा है, और एक तारे का जीवन काल 10 अरब वर्ष होता है। ये मैंने आपको बताया था, ध्यान समझिएगा, दिमाग इधर उधर होगा, समझ में नहीं आएगा। तो अब 10 अरब वर्ष मतलब यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचने में 10 अरब वर्ष लग रहा है। अगर यहाँ पर मैंने कोई दूरदर्शी लगाई और मैंने ये देखा कि बताइए कि सूर्य के रहने वाले स्थान में कुछ विस्थापन हो रहा है, 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, 5 सेमी, कुछ भी विस्थापन अगर ये पता करके बताएगा और ये समय बताएगा कि 1 साल में इतना विस्थापन हुआ है या फिर 5 साल में इतना विस्थापन हुआ है, तो उस हिसाब से हम निकाल लेंगे कि 10 अरब वर्ष में ये यहाँ से यहाँ चलने में कितना समय लेगा, कितनी दूरी तय करेगा। तो उस वर्ष के माध्यम से, जैसे कि 10 सेमी का विस्थापन हुआ है 5 वर्ष में, 20 सेमी का विस्थापन होगा 10 वर्ष में, तो ऐसे इस केंद्र में पहुंचने में मतलब कि 10 अरब वर्ष में कितना सेमी वो चलेगा, कितना किलोमीटर चलेगा, उसको हम किलोमीटर में बदल देंगे सेमी को, वो आ जाएगी त्रिज्या, फिर उसका दूना कर देंगे व्यास। तो दोनों तरीका है, आप व्यास निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम ये बता रहे हैं कि यहाँ से बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तारों की बनने की प्रक्रिया, और यहाँ पहुँचते हैं। अभी हमें आपको कुछ चीज़ें समझाना है, जो कि अभी हम आपको समझाते हैं। पहले आप समझ लीजिए, एक आकाशगंगा ये है। हमने अभी जब पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था आकाशगंगा, निहारिका और मंदाकिनी। तो वो प्रक्रिया आप समझे होंगे। मंदाकिनी में ऐसे ही इसके जैसे 24 आकाशगंगाओं का एक समूह है। ये हमने कल पिछले वीडियो में आपको बताया था।
तो जो 24 आकाश गंगाएं हैं, एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ गया होगा। एक क्वेश्चन आया था, मैं भी आपको भी उसको बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन ये आया था, पेपर में आया था कि तारों का जन्मस्थली किसे कहा जाता है। तो तारों का जन्मस्थली किसे कहेंगे? तारों की जन्मस्थली निहारिका को कहेंगे। हमने ये बताया था पिछली वीडियो में कि जब आकाश गंगाएं बनना शुरू होती हैं तो उसे निहारिका बोलते हैं, या फिर नेबुला, अंग्रेजी में नेबुला, हिंदी में निहारिका। और वो जब बन के तैयार हो जाती हैं तो उसे आकाशगंगा बोलते हैं। और जब कई, जैसे हमारी जो आकाशगंगा है उसमें ऐसे ही इसके जैसे 24 आकाशगंगाओं का समूह है, और इस समूह को मंदाकिनी बोलते हैं। ये डिफरेंस मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो अब जैसे कि ये आकाशगंगाएं, तो आकाशगंगाओं में तो तारा ही तो होता है, तारों का ही समूह है। तो लगभग 100 अरब तारे हैं जो कि आकाशगंगा निर्माण करते हैं। सिंपल सी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि आकाशगंगाओं में तारे ही होते हैं। अब तारे आए कहाँ से? तारे इसी आकाशगंगा में बने हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आकाशगंगा में ही तारे बनते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, किस आकाशगंगा में सबसे ज़्यादा तारे बनते हैं, किस आकाशगंगा में सबसे कम तारे बनते हैं। ये चीज़ें आपको समझना जरूरी है। आप यहाँ पर देखें, अब ये जैसे हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल किस में है? ये किसी आकाशगंगा में है। अगर इस आकाशगंगा को हम छोटा करें तो ये सौरमंडल यहाँ खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये सौरमंडल है, इसका अपना परिवार है, यहाँ भी कोई आकाशगंगा होगी, उसमें भी सौरमंडल बहुत सारे होंगे। यहाँ जैसे ये सौरमंडल ये किसी आकाशगंगा में है, ऐसे यहाँ भी आकाशगंगाएं होंगी, यहाँ भी आकाशगंगाएं होंगी, यहाँ भी आकाशगंगाएं होंगी। अब ये ढेर सारी आकाशगंगाएं ऐसे फैली होंगी, और सबके पास आकाशगंगा में सीधी सी बात है तारे ही होंगे। तो अब ये क्वेश्चन, मतलब वैज्ञानिकों ने ये अध्ययन शुरू किया कि कहाँ पर आकाशगंगाएं सबसे ज़्यादा, किस आकाशगंगा में सबसे ज़्यादा तारे बनते हैं। तो एक हमारी आकाशगंगा से काफ़ी दूर एक आकाशगंगा है, उसका नाम है, मान लीजिए वो आकाशगंगा यहाँ पर है। इस आकाशगंगा का नाम है बेबी बूम। ध्यान रखिएगा, नाम है बेबी बूम। बेबी बूम आकाशगंगा जो है, इसमें सबसे ज़्यादा तारे बनते हैं। और माना जाता है कि इस आकाशगंगा में लगभग इसमें एक साल में लगभग 4000 से अधिक तारे बनते हैं। और जो हमारी आकाशगंगा है, जिसे हम बोलते हैं मंदाकिनी में लगभग 24 आकाशगंगाओं का समूह है मंदाकिनी। इसमें 10 प्रतिवर्ष मात्र 10 तारों का निर्माण होता है। तो हमारी आकाशगंगा में बहुत कम तारे बनते हैं। सबसे ज़्यादा तारे बनते हैं बेबी बूम आकाशगंगा में, जो कि हमारी आकाशगंगा से काफ़ी दूर है। बेबी बूम आकाशगंगा को ही तारा बनाने वाली मशीन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बेबी बूम आकाशगंगा को तारा बनाने वाली मशीन कहा जाता है। अभी आप देख रहे हो ये जो छोटे छोटे तारे दिख रहे हैं अलग अलग कलर के, ये भी तारे ही हैं, अंतरिक्ष में हैं, काफ़ी दूर हैं, इसलिए बहुत छोटे दिख रहे हैं। सूर्य हमसे नज़दीक है, इसलिए सूर्य हमें बड़ा दिखाई पड़ता है। अभी आपके दिमाग में फिगर क्लियर हो गया होगा। कुछ और फैक्ट मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान समझिएगा। एक क्वेश्चन आता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है वो सूर्य है, क्योंकि सौरमंडल में तो केवल सूर्य ही है। सूर्य ही तो सौरमंडल में, उसी का इर्द गिर्द सभी घूमते हैं। तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा तारा है वो सूर्य है। लेकिन ये जिस गैलेक्सी में हैं हम लोग, मतलब जिस आकाशगंगा में सूर्य है, उसके अगल बगल भी तो बहुत सारे तारे होंगे। अब अगल बगल अगर तारे होंगे तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि उन तारों का समूह बनता है। अब समूह क्यों बनता है ये समझिएगा। जैसे कि कोई परिवार हुआ, परिवार में अगर किसी आदमी की शादी हो जाती है तो वो अपने परिवार में ही व्यस्त रहता है, मतलब कि वो, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, वही उसका एक परिवार बन जाता है, वो उसी में व्यस्त रहता है। लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई रहती है वो अपने दोस्त यारों के साथ व्यस्त रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, मतलब कि जिन तारों का अपना परिवार है, उसे सौर परिवार, जैसे इसका अपना परिवार है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। लेकिन कुछ तारे ऐसे भी हैं यहाँ पर इस आकाशगंगा में जिनका अपना कोई परिवार नहीं होता, मतलब उनके कोई उपग्रह नहीं होते। तो क्या करते हैं, अन्य तारों से अपना समूह बना लेते हैं। तो हमारे सूर्य के आसपास बहुत सारे तारों ने समूह बना रखा है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत सारे तारों ने अपना एक समूह बना रखा है। उन्हीं तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तारों के जो समूह होते हैं उन्हें तारामंडल कहते हैं। और जो सबसे बड़ा तारामंडल है उसका नाम है सेंटारस है। और एक और भी है जिसमें लगभग 94 तारे हैं, और जो हाइड्रा तारामंडल है उसमें लगभग 68 तारे हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य के बगल में आपको ये पृथ्वी मिल जाएगी। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के यहाँ बगल में चंद्रमा भी है। तो अब ये जो पृथ्वी है ये चक्कर लगा रही है। अब पृथ्वी जब इसका चक्कर लगाती है तो इस चक्कर के दौरान पृथ्वी इस चक्कर के दौरान कई तारा समूहों से गुजरती है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे घूमेगी, ऐसे ही घूम के आएगी सूर्य के चारों तरफ से, ऐसे फिर से, तो ये एक तारा समूह यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, मतलब तारों का समूह है ऐसे जगह जगह पर। तो ये लगभग ये 12 तारा समूहों से गुजरता है। ये पृथ्वी जो हमारी है सूर्य का चक्कर लगाते हुए 12 तारा समूहों के पास से होकर गुजरती है। और इन्हीं 12 तारा समूहों को ही हमारे ज्योतिषाचार्य ने क्या नाम दे दिया है? राशि चक्र। अब राशि चक्र, राशियों के नाम जानते होंगे, तो मैं राशियों के नाम आपको एक बार बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जब ये पृथ्वी इसके चारों तरफ से गुजरती है, सूर्य के चारों तरफ से, तो ये 12 तारों के समूहों के पास से गुजरती है और इन्हीं को बोला जाता है राशि चक्र। तो मैं अभी उनके नाम बताता हूँ आपको, ध्यान सुनिए। हालांकि आप जानते होंगे पेपर में आता नहीं, वो राशि मतलब वो तारों के समूह हैं, उनको राशि चक्र नाम दिया गया है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ, मीन। तो ये जो पृथ्वी है इनके जब सूर्य के चारों तरफ से गुजरती है तो 12 तारों समूहों के पास से गुजरती है, उन्हीं को नाम दे दिए गए राशि चक्र। पहली बात ये जाने तारा समूह क्या है, तारामंडल बोले जाते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? सेंटारस है। अभी आपके दिमाग में पूरा फिगर क्लियर हो गया होगा कि तारों का समूह के आसपास से पृथ्वी गुजरती है और आकाश गंगा में ही सभी स्थित हैं, इसलिए पृथ्वी उनके आसपास से गुजरती है। अब देख लो, आप यहाँ पर ही देख लो, ये तो मान लो हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल जब हम पढ़ेंगे तो इसको विस्तृत से देखेंगे। अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ आपको कि इस सौरमंडल के अलावा भी बहुत सारे तारों का समूह है यहाँ पर, यहाँ पर। तो ऐसे ही बहुत सारे तारों का जो समूह के पास से गुजरती है पृथ्वी, तो उसी को ही नाम दिया गया है राशि चक्र। तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता देते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि जब आकाश गंगाओं के शुरुआती पॉइंट से इकट्ठा होना शुरू होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, और नाभिकीय संलयन क्रिया जब शुरू होती है, मतलब जब वो इकट्ठा हो रहे होते हैं, तो उस अवस्था को तारा का भ्रूण बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, जब हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होना शुरू होते हैं और वो बंडल बनाना शुरू करते हैं तो उसे तारा का भ्रूण कहते हैं। और जब बहुत अधिक और ताप और दाब की वजह से हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलने लगता है, तो उस स्थिति को वो तारा बन के तैयार हो जाता है, तो उस स्थिति को स्टार कहते हैं। लेकिन अब अगर तारा बन गया है तो आज नहीं तो कल को बुझेगा, वो मतलब ख़त्म होगा। जब तारा ख़त्म होगा तो ध्यान रखिए, यही चीज़ समझना आपको ज़रूरी है। जब तारा ख़त्म होगा, इस बात को समझें आप, तारा जब ख़त्म होने लगता है तो दो चीज़ें हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है। हमारे ही देश के वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर ने बताया था, चंद्रशेखर सीमा तक चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे ये सूर्य है, सूर्य जब कल को बुझेगा तो अभी सफ़ेद दिखता है, कल को एकदम लाल हो जाएगा जब बुझने लगेगा। जैसे आप लोहा जब बुझने लगता है, कोई भी ये चीज़ है जब बुझने लगती है तो वो लाल होती है, क्योंकि उसमें उस समय ताप कम होता है। ताप सर्वाधिक नीले रंग में होता है। जो नीला रंग होता है उसमें सर्वाधिक ताप होता है। आप घर पे गैस जलाते हो, गैस में देखो नीला रंग निकलता है, तो सर्वाधिक ताप होता है। जब गैस थोड़ा सा प्रदूषित होता है, ख़राब होता है, तो गैस लाल जलता है, तो उसमें ताप कम होता है। तो सूर्य जब बुझेगा तो लाल तारा बनेगा, तो लाल दानव बोलेंगे, और कुछ समय बाद फिर ये सफ़ेद हो जाएगा। सफ़ेद होने के बाद ये काला हो जाएगा, तब इसे ब्लैक वामन तारा बोला जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने ये बताया था कि अगर कोई तारा है, जैसे मान लीजिए ये तारा है, अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम है या फिर सूर्य के द्रव्यमान के बराबर भी है, तब ये क्या बनेगा? लाल होकर सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद होकर काला हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसका द्रव्यमान, इस तारे का द्रव्यमान, जैसे सूर्य का ही द्रव्यमान मान लो, सूर्य का द्रव्यमान से कंपेयर हो रहा है, किसी और तारे का द्रव्यमान लेते हैं, अगर सूर्य से 1.5 गुना, 1.44 गुना से ज़्यादा है या फिर कई गुना ज़्यादा है, तो क्या होगा? ये तारा बुझने के बाद इसमें अंदर इतना खिंचाव होगा, आप अंदर ही खिंचाव होने लगेगा और एक विस्फोट होगा जिसे बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। इसी दौरान होता है सुपरनोवा विस्फोट, जब उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना ज़्यादा होता है।
अब सुपरनोवा जो विस्फोट होता है तो उससे भी कई छोटे छोटे तारे बन बनकर निकलते हैं, क्योंकि जैसे इसमें विस्फोट होगा तो इसमें भी इसके टुकड़े फैलेंगे तो कई छोटे छोटे तारे बन जाते हैं, जिन्हें बोला जाता है न्यूट्रॉन तारा। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन तारा बोला जाता है। और न्यूट्रॉन तारा को ही एक नाम और दिया जाता है पल्सर, पल्सर बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तारों के बारे में। आज ही थोड़ा सा और बता देते हैं, उसके बाद रोकते हैं इसको। और ब्लैक होल बनता है। फिर से मैं थोड़ा सा समरी बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम है तो वो बुझ जाएगा, बुझकर श्वेत वामन तारा बन जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, उस कुछ समय बाद काला हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक या फिर कई गुना अधिक है तो वो तारा, उसमें विस्फोट होगा। उस विस्फोट को बोलेंगे सुपरनोवा विस्फोट। और उसके बाद वो ब्लैक होल में बदल जाएगा। और ब्लैक होल ऐसी घटना होती है कि जहाँ से जाकर प्रकाश भी वापस नहीं आ पाता। अभी मैं जो समझाना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। अभी हम लोग सौरमंडल में नहीं, अभी हम केवल तारों को समझ रहे हैं, तारों के बारे में समझ रहे हैं। यहाँ से भी बड़ी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। जब विस्फोट होता है जो छोटे छोटे तारे और बन जाते हैं उन्हें बोला जाता है न्यूट्रॉन तारा, या फिर उन्हें ही पल्सर कहा जाता है। तो एक चीज़ जानते रहिएगा कि एस चंद्रशेखर ने ये बताया था कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से 1.44 गुना से अधिक होगा तभी वो ब्लैक होल बनेगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के लिए चंद्रशेखर सीमा जो ये उन्होंने दिया था, चंद्रशेखर सीमा, इसीलिए इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अभी तारों के रंग से संबंधित और उनके तापमान और दूरियों से संबंधित कुछ चीज़ें और बतानी है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर सौरमंडल में चलेंगे। आशा करते हैं आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिली होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।